मंडे नाइट रॉ के बाद सीएम पंग ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी कुछ ऐसे लगाई जिसकी कैप्शन में लिखा ओके यू आस्क फॉर इट। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो ये कह रहे हैं कि सेथ रॉलिन्स एंड बेकी लिंच ने जो मेरे साथ चीज़ की है, मतलब एक ने मेरे को धोखा दिया और दूसरे ने भी मेरे को थप्पड़ मारा मंडे नाइट रॉ में। अब उनका बदला मैं उनको ज़रूर दूंगा, क्योंकि आप देखो स्मैकडाउन शिकागो से होने वाली है और शिकागो सीएम पंग का होम टाउन है। इसी वजह से सीएम पंग जो कुछ भी करने वाले हैं बेकी एंड सेथ रॉलिन्स के साथ वो स्मैकडाउन में कर लेंगे। मतलब एजेली का रिटर्न होने वाला है या फिर कोई और इनके साथ फीमेल सुपरस्टार आने वाली है, तो वो हमें स्मैकडाउन में पता चल जाएगा। वैसे इन्होंने मतलब सेथ रॉलिन्स, सीएम पंग, बेकी लिंच सब मिलके ये स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी क्रिएट कर ली है। अब बहुत ही मजा आने वाला है इस स्टोरी लाइन को आगे देखने में। इसके बाद ड्रैगन ली एक इंटरव्यू में आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप WWE के बारे में क्या ख्याल है और आप WWE के बारे में क्या सोचते हो। तो वो कहते हैं कि WWE में जिनके भी बड़े होते हैं ना, वो उनकी बाप हो, माँ हो, मतलब कोई भी ऐसा रिश्तेदार जो उनका थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, उनका नाम बड़ा हो जाता है, तो उनका WWE में रिलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। जैसे आप मैकमैन फैमिली को देख लें, समन को देख लें, या फिर ऐसे और भी कई सारी फैमिलीज हैं जिनका रिलेशन WWE से काफी ज्यादा अच्छा है। और इससे ये होता है कि WWE वाले इनकी फैमिली से जो भी आगे आता है उसको ज्यादा पोस्ट दिया जाता है या फिर उसकी तरफ ज्यादा देखा जाता है। तो अब ड्रैगन ली कह रहे हैं कि मैं उन्हीं की हेल्प लेके अपनी छोटी बहन को भी WWE में लेके आने वाला हूं। तो आप बहुत ज्यादा ड्रैगन ली की छोटी बहन को भी देखने वाले हो WWE में। WWE ऑन रियल का दूसरा सीजन, दूसरी एपिसोड आने वाली हो और उसमें हमें ये पता चलेगा कि आर्थर WWE से रिलीज हो गए थे और कुछ ही दिन के बाद वो फिर से WWE में वापस आ गए। इसके पीछे क्या रीजन हैं, क्या वो जानबूझकर रिलीज किया गया था या फिर स्टोरी लाइन थी, वो हमें उस रियल डॉक्यूमेंट्री से पता चल जाएगा। और साथ ही साथ सेथ रॉलिन्स का जो कैस्टिंग था उससे पहले सैटरडे नाइट मेन इवेंट में अनसक्सेसफुल होते हुए नजर आया और फिर बाद में समर स्लैम में सक्सेसफुल होते हुए नजर आया। उसके पीछे भी जो स्टोरी होगी वो सब हमें रियल डॉक्यूमेंट्री से पता चल जाएगा। तो जो भी चीज होगी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, बस हम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक हर वीडियो पहुंचती रहे। ये जो लास्ट स्मैकडाउन हुआ था इसकी व्यूअरशिप निकल के आ चुकी है। इसकी व्यूअरशिप भी एवरेज थी, 1 मिलियन इसकी व्यूअरशिप थी और ये इतनी व्यूअरशिप अच्छी नहीं है। आप देखो तो जॉन सीना WWE उस स्मैकडाउन में आ चुके थे, फिर भी एवरेज व्यूअरशिप आ रही है। आप देख सकते हो कि जॉन सीना की वजह से भी व्यूअरशिप में इजाफा नहीं हो रहा। तो फिर WWE को कुछ नया ही सोचना होगा, कुछ नया करना होगा स्मैकडाउन के साथ। ऐसा तो नहीं चलेगा कि एक हफ्ता 3 घंटे चलाओ और फिर से 2 घंटा कर दो, या फिर इस तरह स्मैकडाउन बिल्कुल भी नहीं चल सकता। आपके हिसाब से एजे ली का रिटर्न किस जगह पर हो सकता है? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 2 चीजें होने वाली हैं। या फिर एजे ली का रिटर्न हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा जो नेक्स्ट स्मैकडाउन होने वाला है, या फिर हमें डायरेक्ट सीधा रेसलपैल्यूजा में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो नेक्स्ट स्मैकडाउन होने वाला है वो बेकार स्मैकडाउन बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। उसमें कोई ऐसी चीज होने वाली है जो सीएम पंग के साथ होगी, मतलब कोई फीमेल सुपरस्टार आने वाली है या एजेली आने वाले हैं, या फिर किसी और चीज का रिटर्न ऐसा होने वाला है जो सीएम पंग की हेल्प कर सके। अगर एजेली की बात करें तो वो 2 ही जगह हैं, या फिर रेसलपैल्यूजा या फिर स्मैकडाउन। आपके हिसाब से एजेली कहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा कि सुपरस्टार में कितनी पावर है। इसकी रैंकिंग निकल के आ चुकी है और ये इतनी बेकार रैंकिंग है, इसको मैं देखकर इतना ज्यादा गुस्सा हुआ क्योंकि ब्रॉक लेसनर को माइनस पे रखा गया है। मतलब आप देखो सेथ रॉलिन्स को प्लस पे रखा गया था और ब्रॉक लेसनर को नीचे रखा गया है। भाई ये चीज देख के मैं तो बिल्कुल शॉक हो गया। ठीक है, कोडी रोड की भी नीचे है और एडम पेज की भी नीचे है, वो चल मान लेते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर के नीचे ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती। भाई उस सुपरस्टार की इतनी भी काम नहीं है मेरे ख्याल में। WWE की अगर रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो वो टॉप 3 में जरूर से आने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर टॉप 3 में जरूर से आएंगे। आपके हिसाब से क्या ये रैंकिंग गलत है या सही? मतलब ब्रॉक लेसनर इतने तो कम नहीं हो सकते, इनको बहुत ज्यादा कम बताया जा रहा है मेरे ख्याल में। टिफनी एक इंटरव्यू में आई थी और उनसे पूछा गया था कि बेबी फेस कैरेक्टर आसान है या फिर हील कैरेक्टर जो आपको NXT में दिया गया था। तो उन्होंने कहा है कि बेबी फेस से ज्यादा हील कैरेक्टर बहुत ज्यादा ईजी
है। वो इसलिए क्योंकि हील कैरेक्टर में आपको बू मिलनी है, ये तो फाइनल है। हील कैरेक्टर में आप किसी की हेल्प ले सकते हो, ये भी है। हील कैरेक्टर में आप कुछ भी कर सकते हो, जो मर्जी आप कर लो, बट आप बेबी फेस में ये नहीं कर सकते। आपने हर चीज में ध्यान रखना होता है कि आपको क्या क्या करना है। मतलब आपने प्रोमो कार्ड दिया तो वहां पर भी आपको ऐसी बात नहीं करनी कि आपको बू मिले। कोई ऐसा मूव नहीं लगाना जो बहुत ज्यादा बेकार हो, जिसको देखकर फैंस बिल्कुल नाराज हो जाएं। कोई ऐसा काम नहीं करना जो बिल्कुल बेकार हो, क्योंकि जब आप एक बार फैंस की नजर में गिर जाते हो तो फिर उड़ते उड़ते इंसान को टाइम लग जाता है। तो टिफनी कहती है यहाँ पे बेबी फेस का करेक्टर बहुत ज्यादा मुश्किल है, इतना इजी नहीं है बेबी फेस रहना। रिक फ्लेयर रैंडी ऑर्टन के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, इन्होंने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि वो यहाँ पे ये कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन को WWE वाले बिल्कुल अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस बंदी के पास स्किल है, इस बंदी के पास मूव है, इस बंदे के पास हर वो चीज है जो एक सुपरस्टार के पास होनी चाहिए। इसको आगे जाने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जब से ये WWE में वापस आया इसको बिल्कुल भी आगे नहीं जा रहा। लेकिन ये चीज भी हो सकती है, रिक फ्लेयर कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन का बैक स्टेज में किसी के साथ प्रॉब्लम हो, इसलिए इसको इस तरह बिहेव किया जा रहा है। रिक फ्लेयर ये बात भी कहते हैं रैंडी ऑर्टन इतना बुरा इंसान भी नहीं है, और ये बात रिक फ्लेयर खुद से कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन इतना बुरा इंसान भी नहीं है कि वो बैक स्टेज में किसी सुपरस्टार के साथ बुरा बिहेव करे। मैं तो खुद भाई रैंडी ऑर्टन का सपोर्टर हूँ, और ये चीज मेरे दिल को तो छू ली। आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर से बताइएगा। इसके बाद हम लोग अपने आज की फाइनल न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि है कर्ट एंगल को लेके। तो कर्ट एंगल ने WWE वाले को कहा है कि मैं जॉन सीना को रिटायर कर सकता हूं, यानी कि वो यहाँ पे साफ साफ ये चीज कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा जॉन सीना के साथ आखिरी मैच होगा ना, उसमें कंप्लीट मैं करूँ। मतलब कर्ट एंगल ये बात कहते हैं कि मैं आखिरी मैच रेसल करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ जॉन सीना के साथ, आप मुझे WWE में वापस लेके आओ। मतलब ये जॉन सीना के लिए कितनी ज्यादा अच्छी चीज होने वाली है कि वो कर्ट एंगल से अपना जो डेब्यू था उन्होंने वहां से कर्ट एंगल से शुरू किया था, और फिर कर्ट एंगल से WWE का इख्तिताम कर देंगे। और ये चीज जॉन सीना के लिए कितनी अच्छी होगी आप खुद ही सोच सकते हो। लेकिन भाई ट्रिपल एच की यहाँ पे बहुत ज्यादा गलतियां हैं, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि कर्ट एंगल WWE में आ जाएंगे और वो जॉन सीना के साथ आखिरी मैच रेसल कर लेंगे, क्योंकि ट्रिपल एच ने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। तो इसलिए मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कहता कि ये चीज बिल्कुल सच होने वाली है। आपके सबसे जॉन सीना का लास्ट मैच किस सुपरस्टार के साथ होना चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू।